अस्सलाम वालेकुम। खाकसार को आरजे अली कहते हैं। चलिए आज आपको सुनाते हैं ताजदार अवध का किस्सा। 18वीं सदी का सूरज अभी एक नेजा आसमान पर चढ़ पाया था कि उत्तरी भारत के अवध सूबे की तारीखी माने के इतिहास नई करवट बदलने लगा। दिल्ली के तख्ते शाही पर मोहम्मद शाह विराजमान थे। नेपाल की हरियाली तराई और गंगा के उत्तरी किनारे के बीच बसा हुआ अवध सूबा दिल्ली की ही मिल्कियत था, जिसके बंदोबस्त के लिए मोहम्मद शाह ने गिरधर नागा को लखनऊ भेज दिया था, जो कि इलाहाबाद के गवर्नर छबीले राम के भतीजे थे। उन्हीं दिनों ईरान के नौशापुर कस्बे में मोहम्मद अमीन नाम के एक सरदार रहा करते थे, जो अपनी बीवी से किसी बात से खफा होकर मोहम्मद अमीन साहब रोजी की तलाश में हिंदुस्तान चले आए थे और गुजरात के सूबेदार नवाब सर बुलंद खां के यहाँ उनके मुसाहिब होकर रह गए। मोहम्मद अमीन साहब जितने बहादुर थे उतने ही तुनक मिजाज भी थे। एक शिकार के सिलसिले में कुछ कहासुनी हो जाने पर वह गुजरात की मुलाजिमत छोड़कर दिल्ली दरबार में आ गए। यहाँ पहले तो उनको 1000 रुपये माहवार पर मुलाजिम रखा गया। फिर उसके बाद उनको 17 अक्टूबर सन 1716 को 1 लाख रुपये सालाना तनख्वाह पर फौजदार बना दिया गया। दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह की जान बचाने पर इन्हें शहादत खान का खिताब मिला और उसके बाद इन्हें आगरे का गवर्नर बनाकर आगरे भेज दिया गया। सन 1732 में शहादत खान को अवध सूबे का सूबेदार बना दिया गया। बादशाह मोहम्मद शाह ने शहादत खान के सर से ईरानी साफा उतारकर उसकी जगह सूबेदारी की पगड़ी पहनाई और उन्हें लखनऊ की तरफ रवाना कर दिया। अवध सूबे को अच्छी देखभाल और अच्छा इंतजाम करने पर शहादत खान नैसेपुरी को बुरहानुल मुल्क का खिताब मिला, मगर उनको दिल्ली की तरफ से वजारत करने का बहुत शौक था, जो उनकी ज़िंदगी में कभी पूरा ना हो सका। सन 1736 में शहादत खां के बाद अवध की सूबेदारी मोहम्मद मकीन साहब को मिली। वे शहादत खां के भांजे थे और बाद में उनके दामाद भी हुए। उनकी बेटी सदरुन्निसा इन्हीं के संग ब्याही गई थी। अपने ससुर के ज़माने में उनके नायाब बनकर अवध का इंतज़ाम संभालते रहे। उनको मोहम्मद मकीन अब्बुल मंसूर खां भी कहा जाता था। सन 1747 में दिल्ली के शहंशाह ने अब्बुल मंसूर खां को अपना वजीर आज़म बना लिया और नवाब सफदरजंग के खिताब से भी नवाजा। वजारत की जिस रतन जड़ित कलगी के लिए बुरहानुल मुल्क भर तड़पा किए, वो कलगी सफदरजंग की पगड़ी पर आकर चमकने लगी और फिर सफदरजंग दिल्ली के होकर रह गए और दिल्ली के साउथ दिल्ली में इनका मकबरा है। ये उनके दीवान राजा नवल राय के दम का ज़हूर था, जिन्होंने नवाब के नाम पर अवध के सूबे का बखूबी देखभाल किया। फिर सन 1746 में उनके इंतकाल के बाद उनके लपते जिगर ने उनकी मसनद संभाली। नवाब सफदरजंग के बेटे मिर्ज़ा जलालुद्दीन हैदर उर्फ नवाब शुजाउद्दौला अवध की गद्दी पर तख्ते नसीन हुए। शुजाउद्दौला के वक्त में सूबेदारी की पग में लगा नवाबी का कुल्ता एक बार फिर कुछ लहरा सा गया, कुछ बलखा सा गया, मगर किसी तरह पगड़ी बच गई। सन 1775 में लखनऊ की किस्मत का सितारा चमका जब बहू बेगम के साहबजादे मिर्ज़ा मानी उर्फ आसफुद्दौला अपनी मां से रूठकर फैजाबाद से लखनऊ चले आए। लखनऊ का भाग लिखने वाले इस दानी नवाब में और भी बहुत सी खूबियां थीं। अब तक ईरानी खून में हिंदुस्तानी रंग शामिल हो चुका था। आसफुद्दौला की पगड़ी का सार संभालना राजा टिकैत राय और राजा झाऊलाल के कंधे पर था। 12 सितंबर सन 1761 को आसफुद्दौला के गुजर जाने के बाद उनके बेटे वजीर अली को गद्दी पर बिठाया गया, मगर अफसोस कि अंग्रेजों की सातिराना चाल ने नवाबी की पगड़ी उसके सर से बड़ी ही बदतमीजी के साथ उछाल दी। 4 महीने के बाद ही उन्हें नवाब साहब की अवैध औलाद घोषित करके कंपनी सरकार ने उससे गद्दी से उतारकर बनारस भेज दिया। सन 1766 में वजीर अली ने अपनी जाने दुश्मन बनारस के रेजिडेंट मिस्टर चेरी को मौत के घाट उतार दिया, जिसके चलते वजीर अली को गिरफ्तार कर लिया और वो वेलूर के किले में उम्र भर के लिए कैद होकर रह गया और वहीं उन्होंने अपनी आखिरी सांस भी ली। इस अभागे नवाब की किस्मत भी क्या खूब निकली। जिसकी शादी में आसफुद्दौला ने 30 लाख रुपए खर्च किए थे, उसके कफन दफन में महज कुल 70 रुपए खर्च किए गए। आप सुन रहे थे ताजदार अवध का किस्सा मेरे साथ, खाकसार को आरजे अली कहते हैं। मिलते हैं आपसे फिर नई किसी दास्तान में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।